इमेजिन एक नई कंट्री अभी अभी बनी है। बॉर्डर के एक तरफ कुछ लोग और दूसरी तरफ कुछ और लोग हैं, और सबके दिमाग में एक ही सवाल है, हम बिलोंग कहाँ करते हैं और कौन इंडिया का सिटीजन है। यही सवाल डिसाइड करने के लिए एक डॉक्यूमेंट लिखा गया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और उसके पार्ट 2 के आर्टिकल्स 5 से 11 ने तय किया कौन इंडिया का सिटीजन होगा। सिटीजनशिप एक आइडेंटिटी है जो बताती है कि तुम कहाँ बिलोंग करते हो, तुम्हारे राइट्स और प्रोटेक्शन कहाँ से आते हैं। और इंडिया के लिए ये सवाल आया 1947 के पार्टीशन के दर्द और chaos के बीच। मिलियंस लोग अपने घर से अपरूट हो गए, माइग्रेशन हुआ और वायलेंस फैल गया। इसी वक्त हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के सामने सबसे बड़ी चैलेंज आई, एक फेयर और क्लियर रूल बनाएं जिससे डिसाइड हो कि कौन इंडियन सिटीजन है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप पार्ट 2 के 7 आर्टिकल्स, आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 को समझेंगे। छोटे हैं लेकिन इनमें हिस्ट्री, लॉ और ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी कहानी छुपी है। समझने के लिए आर्टिकल 5 से पहले हम थोड़ा फ्लैशबैक लेते हैं कि 1947 टू 1950 क्या क्या हुआ। पार्टीशन एक विक्ट्री भी था और एक ट्रेजेडी भी। इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हुआ और 15 मिलियन से ज़्यादा लोग अपने घर छोड़कर निकल पड़े। हिंदू, सिख, मुस्लिम सबको एकदम से डिसाइड करना पड़ा कि अब उनका घर कहाँ है। ओवर क्राउडेड ट्रेन्स, रेफ्यूजी कैंप्स, फैमिली सेपरेशंस और लाखों लोगों की जान चली गई। नेहरू ने खुद कहा था, सिटीजनशिप वाले आर्टिकल्स पर सबसे ज़्यादा डिबेट और सोच विचार हुआ। अब सिटीजनशिप होती क्या है? देखो, किसी भी कंट्री में 3 तरीके के लोग रहते हैं या होते हैं। पहला, फॉरेनर, जो सिर्फ घूमने आता है, जैसे एक अमेरिकन टूरिस्ट यहाँ घूमने आ गया, इंडिया में कुछ देखने आ गया, ताजमहल देखने आ गया। दूसरा, सिटीजन, असली मेंबर ऑफ द कंट्री, जिसके पास सब राइट्स होते हैं, वोट, गवर्नमेंट जॉब, इलेक्शन लड़ना, ये सारी चीज़ें। और तीसरे होते हैं माइनॉरिटी। ये माइनॉरिटी भी असली सिटीजन होते हैं कंट्री के, पर इनकी पॉपुलेशन कम होती है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन या लैंग्वेज। तो सिटीजनशिप एक मेंबरशिप कार्ड है जो आपको कंट्री के फुल राइट्स देता है। वोटर आईडी, आपका पासपोर्ट, आपका आधार कार्ड, ये सब उसके प्रूफ होते हैं। सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट सबसे पहले फिलोसोफर एरिस्टोटल ने दिया था। 15 अगस्त 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, लेकिन उसके साथ ही हुआ था पार्टीशन। इंडिया और पाकिस्तान दोनों अलग हो गए। इनिशियली कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी बॉर्डर क्रॉस करने पर। पार्टीशन के बाद लोग लार्ज स्केल पे माइग्रेट कर रहे थे। कुछ लोग इंडिया से पाकिस्तान गए और कुछ पाकिस्तान से इंडिया आए। लेकिन 19 जुलाई 1948 से परमिट सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक इंडिपेंडेंस के 1 साल बाद। मतलब बॉर्डर क्रॉस करने के लिए अब सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। और जो ये पासपोर्ट और वीज़ा सिस्टम है, ये प्रॉपरली 1950 में जाकर लागू हुए। तो पासपोर्ट वीज़ा से पहले 1948 में परमिट सिस्टम आया था, जिसमें आपको अपनी सरकार से परमिशन लेके दूसरी कंट्री जाना होता था। मतलब पार्टीशन के बाद सबसे बड़ा सवाल ये था, कौन इंडिया का सिटीजन है और कौन नहीं। 1947 में देश आज़ाद हुआ, 1948 में परमिट सिस्टम आया और 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। पार्ट 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स 5 से 11 तक सिटीजनशिप के रूल्स दिए गए हैं। आर्टिकल 5 से 8 डिसाइड करता है कि 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 जब कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हुआ, उस दिन कौन सिटीजन माना जाएगा। आर्टिकल 9 ये कहता है कि अगर कोई इंडियन दूसरे देश की सिटीजनशिप ले लेता है तो ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजनशिप उसकी खत्म हो जाएगी। और आर्टिकल 10 और 11 पार्लियामेंट को पावर देते हैं सिटीजनशिप के नए रूल्स बनाने के लिए। अब हम ये देखते हैं कि आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 8 किन लोगों पर अप्लाई होते हैं।
देखो, जो आर्टिकल 5 है, ये उन लोगों पे अप्लाई होगा जिनका डोमिसाइल इंडिया है। आर्टिकल 6 उन लोगों पे अप्लाई होगा जो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हुए, रेफ्यूजीज पे। आर्टिकल 7 उन लोगों पे होगा जो इंडिया से पाकिस्तान गए, फिर उनको लगा अरे नहीं गलती हो गई, वापस आ गए। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। मुझे अपने घर जाना है। और आर्टिकल 8 उन लोगों के लिए था जो फॉरेन कंट्रीज में रह रहे थे, वो इंडियंस जो फॉरेन कंट्रीज में रह रहे थे। तो आर्टिकल 5 को हम डिटेल में देखते हैं। तो आर्टिकल 5 सबसे पहले किन लोगों के लिए था? जो डोमिसाइल थे इंडिया के। डोमिसाइल का सिंपल मतलब है परमानेंट होम। अगर आप इंडिया में रहते हो और इंडिया को अपना परमानेंट घर मानते हो, आपने माइग्रेशन ना कभी किया ना कभी सोचा, तो आपका डोमिसाइल इंडिया है। पर कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि सिर्फ डोमिसाइल होने से सिटीजन नहीं बनोगे। आर्टिकल 5 के लिए एक कंडीशन और फुलफिल करनी पड़ेगी। या तो आप खुद इंडिया में बॉर्न हुए हो, या आपके पेरेंट्स में से कोई भी एक इंडिया में बॉर्न हुआ हो, या आप एटलीस्ट 5 साल इंडिया में कॉन्टिन्यूसली रहते आए हो जब तक कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। अब ये डोमिसाइल के साथ एक और कंडीशन रखने का क्या मतलब बना, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई ब्रिटिशर इंडिया में रहता था, उसने इंडिया को अपना परमानेंट होम बना लिया था, तो मतलब उसका डोमिसाइल इंडिया था। लेकिन अगर उसके पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न नहीं थे, वो खुद इंडिया में बॉर्न नहीं था, और वो 5 साल कॉन्टिन्यूसली इंडिया में नहीं रहा 26 जनवरी 1950 से इमीडिएटली पहले, तो वो आर्टिकल 5 की कंडीशन फुलफिल नहीं करता है। मतलब डोमिसाइल होते हुए भी उसे सिटीजनशिप नहीं मिलती। तो आर्टिकल 5 किस पे अप्लाई होता है? डोमिसाइल वाले लोगों पे। तो डोमिसाइल प्लस 1 कंडीशन आउट ऑफ द 3 कंडीशंस। फिर आता है आर्टिकल 6। अब आर्टिकल 6 और 7 एक दूसरे के मिरर है। एक हैंडल करता है पाकिस्तान से इंडिया आने वाले माइग्रेंट्स, जिनको हम रेफ्यूजीज भी कहते हैं, और दूसरा करता है जो इंडिया से पाकिस्तान गए और फिर वापस इंडिया आए। तो आर्टिकल 6 को डिटेल में देखते हैं। आर्टिकल 6 अप्लाई होता है उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हुए, लेकिन जो माइग्रेट कर रहा है या तो वो खुद, या उसका कोई भी एक पेरेंट, या उसका कोई भी एक ग्रैंड पेरेंट अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुआ हो। पाकिस्तान से कोई भी इंडिया आए तो उस पे ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। किस पे होगी? कौन ले सकता है सिटीजनशिप? या तो वो खुद इंडिया में बॉर्न हुआ हो अनडिवाइडेड इंडिया में, या तो उसके कोई पेरेंट अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ हो, या कोई ग्रैंड पेरेंट्स। अब यहाँ पर आर्टिकल 6 में एक इम्पॉर्टेंट डेट है 19 जुलाई 1948। आर्टिकल 5 बहुत सिंपल था, कोई डेट नहीं थी। आर्टिकल 6 में एक डेट है और आर्टिकल 7 में एक डेट है। आर्टिकल 6 में जो इम्पोर्टेंट डेट है 19 जुलाई 1948। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इस दिन परमिट सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था। मतलब उसके बाद परमिट सिस्टम अप्लाई होने के बाद सिर्फ वही लोग आ सकते थे जिनके पास गवर्नमेंट की परमिशन हो। अब 19 जुलाई, अब इसमें 2 केसेस आते हैं। कट ऑफ डेट क्या है? 19 जुलाई 1948। किन लोगों पे अप्लाई हो रहा है? जो पाकिस्तान से इंडिया आ रहे हैं। केस 1 में क्या है? जो 19 जुलाई 1948 से पहले आए। ठीक है, तो अगर कोई भी पाकिस्तान से इंडिया आ गया था और 26 जनवरी 1950 तक इंडिया में रह रहा था 19 जुलाई 1948 से पहले, तो वो ऑटोमेटिकली सिटीजन बन जाएगा, क्योंकि परमिट सिस्टम तब तक लागू नहीं हुआ था। तो उससे पहले आ गए और 26 जनवरी 1950 तक रह रहे हो, तो आप ऑटोमेटिकली सिटीजन बन जाओगे। केस 2 क्या है? 19 जुलाई 1948 के बाद अगर कोई आया, मतलब परमिट सिस्टम लागू होने के बाद कोई आया, तो उसके लिए कंडीशन है उन्हें 6 महीने इंडिया में रहना पड़ेगा आफ्टर माइग्रेशन, और रजिस्टर कराना पड़ेगा अपना नाम इंडियन सिटीजन के लिए, तब उन्हें जाकर सिटीजनशिप मिलेगी। अब वीडियो पॉज करो, आर्टिकल 5 को रिमेंबर करने की कोशिश करो और आर्टिकल 6 रिमेंबर करने की कोशिश करो।
और अगर नहीं याद आ रहा है तो दोबारा वीडियो को देखो। अब हम देखते हैं आर्टिकल 7। अब यहाँ पर भी एक कट ऑफ डेट है, वो है 1 मार्च 1947। ये डेट क्यों है? क्योंकि इस टाइम पे पार्टीशन से रिलेटेड दंगे हुए और बहुत लोगों ने इस डेट में माइग्रेट किया था। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में हिंदू और सिख पलट उठे और मजहबी हिंसा की इस आग की लपट से आग लगाने वाले भी न बच सके। तो ये उन लोगों के लिए था जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गए, लेकिन 26 जनवरी 1950 के पहले इंडिया आ गए। देखो 1 मार्च 1947 को दंगे हुए पार्टीशन को लेकर। अब जो इंडिया से पाकिस्तान चला गया और फिर वापस आ रहा है, वो गया क्यों था? क्योंकि उसे पाकिस्तान में रहना था। दंगों के बीच वो गया क्योंकि उसे पाकिस्तान में रहना था, लेकिन उसको वहाँ जाकर लगा अरे गलती हो गई, वापस इंडिया में जाओ। तो उनकी सिटीजनशिप या वो लोग डाउटफुल बन गए गवर्नमेंट के लिए। तो उन्हें सिंपल क्या करना था, वापस आकर 6 महीने रहना था और खुद को रजिस्टर कराना था। बस इतना करने के बाद उन्हें सिटीजन माना जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझो। 2 भाई हैं, रमेश और रवि। रमेश 20 फरवरी 1947 को पाकिस्तान घूमने गया और वापस आया, तो वो तो सिटीजन माना जाएगा, क्योंकि जो कट ऑफ डेट है वो क्या है, 1 मार्च 1947। लेकिन अब दूसरा इंसान रवि, वो 10 मार्च 1947 को पाकिस्तान गया और वापस आ रहा है बिना परमिट के, तो वो सिटीजन नहीं बनेगा। मतलब 1 मार्च 1947 से रमेश को तो कोई परमिट वापस आने के लिए कोई परमिट नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि उससे पहले ऐसा कोई दंगा फसाद इतना ज़्यादा लार्ज स्केल पे नहीं हो रहा था। लेकिन 1 मार्च 1947 को बहुत ज़्यादा दंगा फसाद हुआ, उसके बाद रवि गया और फिर वापस आ रहा है बिना परमिट के, तो वो सिटीजन नहीं बनेगा। उसे परमिट के साथ वापस आना पड़ेगा और कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, क्या कि वापस आकर 6 महीने रहना पड़ेगा और रजिस्टर करना पड़ेगा खुद को। लेकिन 26 जनवरी 1950 के पहले ही वो आ जाए वापस। तो परमिट सिस्टम जुलाई 1948 से लागू हुआ, लेकिन आर्टिकल 7 ने उसको रेट्रोएक्टिवली अप्लाई किया। इसलिए 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान आए गए लोग बिना परमिट के सिटीजन नहीं बन सकते थे। अब ये परमिट 3 तरीके के थे। एक था परमिट फॉर रीसेटलमेंट, दैट इज परमानेंट रिटर्न। आप पाकिस्तान से इंडिया आना चाहते हो, परमानेंट रिटर्न करना चाहते हो, उसके लिए आपको परमिट फॉर रीसेटलमेंट लाना पड़ेगा। दूसरा था परमिट फॉर टेम्पररी विजिट। आप पाकिस्तान से इंडिया किसी की शादी अटेंड करने आना चाहते हो, रिलेटिव से मिलने आना चाहते हो, तो उसके लिए आपको परमिट फॉर टेम्पररी विजिट लाना होगा। और तीसरा है परमिट फॉर ट्रांजिट। ये सिर्फ इंडिया को क्रॉस करने के लिए होता था जब आपको थर्ड कंट्री जाना होता है। तो पाकिस्तान से मान लो कोई बर्मा जाना चाहता है या नेपाल जाना चाहता है और उसे इंडिया के थ्रू ट्रैवल करना पड़ता है, तो उसे पाकिस्तान से परमिट फॉर ट्रांजिट लाना होगा। तो ये थे आर्टिकल 5, 6, 7। अब आर्टिकल 8 आता है उन लोगों के लिए जो अब्रॉड रह रहे हैं, इंडियंस लिविंग अब्रॉड। ये उन लोगों के लिए था जो फॉरेन कंट्रीज में रह रहे थे, लेकिन वो खुद या उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न थे। तो हर कोई इंडियन जो अब्रॉड ऑब्वियसली इंडियन लग गया है तो होगा, या तो वो खुद बॉर्न होगा या कोई पेरेंट उसका बॉर्न होगा या ग्रैंड पेरेंट बॉर्न होगा अनडिवाइडेड इंडिया में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी जो अब्रॉड रह रहे थे उन लोगों की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। तो इनको सिंपल क्या करना था, अपनी कंट्री के इंडियन एम्बेसी या कॉन्सुलेट जाके रजिस्टर करना था खुद को, तब ये आराम से इंडियन सिटीजन माने जाएंगे। तो सिंपल वर्ड्स में अगर बताऊं, जो बाहर रह रहे हैं एम्बेसी जाके फॉर्म भरना है उनको, वो ऑटोमेटिकली फिर सिटीजन बन जाएंगे, रजिस्टर कराना होगा उनको। अब आर्टिकल 9 क्या कहता है, डुअल सिटीजनशिप इज नॉट अलाउड। अगर कोई इंडियन सिटीजन किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप एक्सेप्ट कर लेता है तो ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजनशिप उसकी ख़त्म हो जाएगी। मतलब इंडिया में डुअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है, जबकि यूएसए, कनाडा इन जैसी कंट्रीज़ में डुअल सिटीजनशिप अलाउड है। तो वहाँ पे एक
फेडरल की सिटीजनशिप होती है और एक स्टेट की होती है। अब आर्टिकल 10 क्या होता है? आर्टिकल 10 कहता है कॉन्टिन्यूटी ऑफ सिटीजनशिप के बारे में। जो लोग आर्टिकल्स 5 से आर्टिकल 8 के अंडर सिटीजन बन गए वो सिटीजन ही रहेंगे जब तक पार्लियामेंट कोई लॉ बनाकर उनकी सिटीजनशिप कैंसिल ना करे। मतलब वंस अ सिटीजन ऑलवेज अ सिटीजन अनलेस पार्लियामेंट इंटरफेयर्स। अब आते हैं आर्टिकल 11 में। ये पार्लियामेंट के पावर की बात करता है। ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास फुल पावर है कि वो नए लॉज बनाए या एग्जिस्टिंग लॉज चेंज करे रिगार्डिंग सिटीजनशिप। इसी पावर के अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया गया था। क्योंकि हम आर्टिकल 5 और आर्टिकल 8 तक अगर देखें तो ये उन लोगों के लिए है जो 26 जनवरी 1900 पहले से या 1950 से पहले यहाँ पर रह रहे थे या उससे पहले आ रहे थे या जा रहे थे, माइग्रेट कर रहे थे। लेकिन 1950 के बाद अगर कोई आ रहा है, जा रहा है, तो उसके लिए पावर पार्लियामेंट को दे दी गई। तभी सिटीजनशिप एक्ट 1955 आया। अभी जो अमेंडमेंट आया था 2019 वाला, वो भी इसी पावर के तहत पार्लियामेंट लेके आई थी। अब हम याद करते हैं इन सारे आर्टिकल्स को एक निमोनिक के थ्रू, जो है पासपोर्ट। PASSPORT। सोचो एक पासपोर्ट ऑफिस है जो डिसाइड करता है कौन सिटीजन बनेगा। P से है पीपल एट बर्थ, दैट इज आर्टिकल 5, जन्म से नागरिक, और तुम भारत की मिट्टी से जुड़े हो तो तुम सिटीजन हो। A मीन्स एब्रॉड रिटर्न। एब्रॉड यहाँ पे पाकिस्तान को लिया है। जो लोग पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया आए पार्टीशन के टाइम, उनके लिए रूल बनाया गया। S है स्पेशल केस। क्या स्पेशल केस? अगर कोई पहले पाकिस्तान चला गया था इंडिया से फिर वापस आया, उनके लिए स्पेशल रूल्स। फिर दोबारा S से क्या है? स्टेइंग आउटसाइड। जो इंडियंस फॉरेन में रह रहे थे उनके लिए भी नागरिकता या सिटीजनशिप के रूल्स। फिर P से क्या है? पार्लियामेंट्स पावर। मतलब पार्लियामेंट डिसाइड करेगा डुअल सिटीजनशिप या फॉरेन नेशनैलिटी वालों का क्या होगा। फिर O से क्या है? ओनली वन लॉ, आर्टिकल 10। अगर तुम वैलिड सिटीजन बन गए तो तुम्हारे साथ सेम लॉ चलेगा जब तक पार्लियामेंट ना बदले। R से क्या है? रिमूवल, दैट इज आर्टिकल 11। लास्ट में पार्लियामेंट के पास पावर है कि सिटीजनशिप किसको वो देना चाहती है, किससे लेना चाहती है, किससे हटाना चाहती है, वो पार्लियामेंट के पास है। तो ये था पूरा निमोनिक। अब अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 को डिटेल में समझना चाहते हैं और उसके अमेंडमेंट्स को समझना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में बताइए। अगर ज़रूरत होगी तो हम वो वीडियो लाएंगे, नहीं तो हम डायरेक्ट पार्ट 3 में शिफ्ट हो जाएंगे। डायरेक्ट पार्ट 3 हम स्टार्ट करेंगे। और अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं याद किया है ट्रिक के थ्रू, तो आप प्लीज़ उसको देखिए। उसमें बहुत अच्छी ट्रिक यूज़ करी है, सारे पार्ट्स को याद कराया गया है एक ट्रिक के थ्रू, एक निमोनिक के थ्रू, तो उसको ज़रूर देखिए। थैंक यू।